नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियों के साथ ही मंडियों में सब्जियों की भी बहार आई हुई है और हमारे कई किसान भाई बड़े पैमाने पर तमाम तरह की सब्जियों का उत्पादन लेते हैं। लेकिन किसान भाइयों, सब्जियों का उत्पादन लेते वक्त जो सबसे बड़ी चिंता होती है वो होती है कीटों के प्रकोप की। ये जो कीट होते हैं सब्जियों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, फसल उत्पादन घट जाता है, सब्जियों की गुणवत्ता कम हो जाती है और किसान भाइयों को अच्छी मुनाफा, अच्छी आय प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ऐसे में आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सभी प्रकार की सब्जियों में कैसे कीटों का समन्वित प्रबंधन किया जाए। और इस विषय पर हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग। आप गंज बासौदा कृषि महाविद्यालय में डीन है। सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में। धन्यवाद। तो सर, शुरुआत इसी विषय से हम करते हैं कि इस वक्त हमारे किसान भाई कौन कौन सी सब्जियों का उत्पादन ले रहे हैं या फिर लेना चाहिए, किस तरह की तैयारियां उनको करनी चाहिए। हाँ, किसान भाइयों को ये पहले मालूम होना चाहिए कि अभी जैसे किसान भाई हमारे बैगन है, मिर्च है, टमाटर है, इनकी खेती कर रहे हैं। और अभी जो रबी का मौसम आ रहा है, सर्दी का मौसम है, इसमें हमारे किसान भाई अधिक से अधिक सब्जियों का उत्पादन करते हैं, जिसमें आपका फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और आपका मटर है, मेथी है, पालक है, गाजर है, मूली है, सलजम है। इस सारी सब्जियों का वो उत्पादन करते हैं। तो इनका अगर कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सके, इसकी अहम कड़ी में आज मैं इसमें स्टूडियो में उपस्थित हूँ। बिल्कुल, बैगन से शुरुआत आपने की डॉक्टर साहब, तो यही जानना चाहेंगे कि बैगन जिसे सब्जियों का राजा भी कहा जाता है, इसमें कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है, किसान भाई पहचान उनकी कैसे करें और फिर निदान कैसे करना है। वैसे सब्जियों का राजा हम आलू को कहते हैं। आलू के बाद हमारे यहाँ सबसे अधिक अगर उपयोग में लाई जाती है तो वो बैगन है। बैगन को हम कई रूपों में खाते हैं और हमारा कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा सोर्स भी है, स्रोत है। बैगन में मुख्य रूप से जो कीटों का प्रकोप होता है उसमें सफ़ेद मक्खी है, हरा मच्छर है, माहू है और तना एवं फलछेदक है। तो जो हरा मच्छर, माहू और सफ़ेद मक्खी, ये तीनों ही एक किस्म के कीट हैं। अच्छा। किस्म के कीट से मतलब मेरे जो है कि ये किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं ये तीनों कीट। तो ये क्या करते हैं, जो हमारी पौध किसान भाई खेतों में रोप देता है, तो जैसे पौधे की वृद्धि शुरू होती है तो उस समय से ही ये रस चूसना शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा। फलों सॉरी पत्तियों से, तनों से, कोमल भाग से ये रस चूसते हैं। ये तीनों ही कीट कौन कौन से, सफ़ेद मक्खी, हरा मच्छर और माहू। तो ये कीट जब उनका रस चूसते हैं तो रस चूसने के कारण ये पोषक तत्व ले लेते हैं उनसे, तो पौधे की बढ़वार प्रभावित होती है। बिल्कुल। जब इनका अत्यधिक प्रकोप होता है तो पौधे छोटे रह जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, पत्तियां मुड़ जाती हैं और आगे चल करके जो वानस्पतिक वृद्धि है वो हमारी प्रजनन वाली स्थिति में आना चाहिए, मतलब फूल और फल बनना चाहिए। उस स्थिति में पौधा हमारा नहीं आ पाता, पौधा अस्वस्थ हो जाता है, पौधे बाद में फिर सूखने लगते हैं। ठीक है। इसके साथ ही क्या होता है, दूसरा मैंने जो कीट बताया, तना एवं फलछेदक, इस कीट का प्रकोप बैगन की फसल में सर्वाधिक होता है, क्योंकि ये तना को भी नुकसान पहुंचाता है और बाद में आपने देखा होगा, आप सब्जी खाते होंगे तो जो फल हम बाजार से खरीदते हैं, इनको सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं, उन फलों पर छोटे छोटे छिद्र बिल्कुल दिखाई देते हैं और जिनके अंदर फलों के अंदर इल्ली भी रहती है। तो शुरुआती अवस्था में क्या होता है, इस कीट की जो मादा रहती है वो पत्तियों पर अंडे दे देती है। ठीक है। अंडे देने के पश्चात इससे इल्ली निकलती है करीब एक सप्ताह पश्चात, और इल्ली तने में छेद करके अंदर प्रवेश कर जाती है और तने को ऊपर से ये खाना प्रारंभ कर देती है। जब तने को ये ऊपर से खाना प्रारंभ करती है तो उससे क्या होता है कि तना का ऊपर वाला भाग सूखने लगता है। अच्छा। आपने यदि देखा हो तो ऊपर से तने का भाग सूख जाता है और पौधा मुड़ जाता है। इस तरह से पौधे का ऊपरी भाग मुड़ जाएगा। ये अवस्था आती है कब, जब पौधा हमारा 10 से 15 दिन का होता है। अच्छा। और ये अवस्था चलती रहती है जब तक फूल बनना शुरू नहीं होते। लेकिन जैसे ही पौधे में फूल बनना शुरू होते हैं तो फूल बनने के बाद क्या होता है, ये फूलों को भी नुकसान पहुंचाती है। अच्छा। उनमें भी अंडे रख देती है इसकी मादा। और अब फल बनना शुरू होते हैं तो फल जिस डंठल से उससे लगा रहता है पौधे से, उसके बाद भी इसकी मादा अंडे रख देती है। अच्छा। फिर अंडे वहां से फूट जाते हैं, अंडे फूट के छोटी सी इल्ली निकलती है और ये इल्ली छेद करके फल के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो जो फल जब वृद्धि करता है तो ये अंदर से फल को खाती रहती है। तो जो फलों में ये इल्ली रहती है वो फल छोटे रह जाते हैं
वो विकृत रूप के आते हैं। उनका आकार जैसा हमारा वैरायटी का कैरेक्टर है, गुण है कि इस तरह का फल होना चाहिए, उस तरह का फल हमको प्राप्त नहीं होता। ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमको सबसे अधिक हानि इस कीट के द्वारा होती है। किससे? प्रवर या तना एवं फल छेदक, क्योंकि ये तने को भी नुकसान पहुंचाता है और जो हमारे यहाँ फल बनते हैं तो फलों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये तो हमारे किसान भाई किस तरह से इसको देखें, कैसे ये नुकसान पहुंचाता है। अब इसके बात आती है इसके निदान की कि हमारे किसान भाई को इसके निदान के लिए क्या कार्य करना चाहिए, विशेष करके रस चूसक कीट, सफेद मक्खी, हरा मच्छर, माहू एवं तना एवं फल छेदक के लिए। तो सबसे पहले किसान भाइयों को ये है कि किसान भाई जो हमारी कृषिगत क्रिया हैं, जो परंपरागत रूप से करते हम चले आ रहे हैं, उसको सही तरह से निश्चित करना चाहिए। कि जितनी दूरी पर हमें फल पौध लगाना चाहिए खेत में, जैसे नर्सरी से पौधे लाता है और फिर खेत में वो रोपित करता है, तो उसको जो निर्धारित दूरी दी गई है कि हमको साहब 60 सेंटीमीटर पर लगाना है, कम से कम 45 सेंटीमीटर से दूरी कम नहीं रखना चाहिए। आप यदि ज्यादा झाड़ वाली वैरायटी है तो 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं, और ज्यादा फैलने वाली वैरायटी है तो आप 75 सेंटीमीटर दूरी रख सकते हैं। जब वैरायटी का आप किस्म का जब चयन करते हैं उस समय ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर जब हम इनको रोपित करते हैं तो इसके साथ ही क्या है, हम रासायनिक खाद तो अच्छी दे रहे हैं, हमने नाइट्रोजन डाल दी, स्प्रो डाल दिया। हमारे किसान भाई पोटास की मात्रा कम डालते हैं। अभी अपने क्षेत्र में देखा गया है कि किसान पोटास पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको पोटास की मात्रा का भी संतुलित मात्रा का उपयोग करना चाहिए, जितनी भी उसमें मानी गई है। इसके अलावा किसानों को खेत की तैयारी के समय उसमें देसी खाद, जिसको हम चाहे कंपोस्ट की खाद कहें, बर्मी कंपोस्ट कहें, या हमारी गोबरी खाद है, ये सड़ी हुई खाद हमको अवश्य, चूंकि ये सब्जियां हैं और सब्जियों में उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक होती है। जैसे हमारा बैगन है जो 200 से लेकर के 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देता है, तो हमको इससे अच्छा उत्पादन लेना है तो हमको देसी खाद डालना चाहिए। जब देसी खाद का हम अच्छी तरह से संतुलित मात्रा में उपयोग करेंगे तो हमारे पौधों में कीड़ों की समस्या कम आएगी, क्योंकि हमारे लिए च्यवनप्राश का काम करता है, इतना शक्ति देता है। तो हमको ऐसे, फिर इसके बाद आती है कि हम इस कीट के लिए आजकल क्या जो तना छेदक है, फल छेदक है, इसके लिए फेरोमोन ट्रैप आते हैं। तो इसको हमको लगाना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप को प्रति हेक्टेयर हमको 10 से 15 फेरोमोन ट्रैप टेढ़ी मेढ़ी दिशा में अपने खेत में रोपित कर देना चाहिए। कब से? फसल की रुपाई करने के 8-10 दिन के बाद से लेकर के जब तक हमने फसल को खेत से नहीं निकाला तब तक। अब ऐसे बीच में क्या हुआ कि ये लगा दिया आपने और रस चूसक कीटों का प्रकोप आपके यहाँ दिखाई देने लगा, साहब हरा मच्छर आ रहा है, सफेद मक्खी आ रही है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमको जैविक कीटों पर जाना चाहिए, जैविक कीटनाशकों पर। क्या है, चूंकि ये हम सीधे कंज्यूम करते हैं, सब्जियों को हम क्या है गीले अवस्था में खा लेते हैं, सुखाते नहीं है, तो ये सीधे कीटनाशक हमारे शरीर में न जाएं, इसलिए हमें सबसे पहले जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें सबसे अच्छा कीटनाशक है हमारा निवोली का तेल। निवोली का तेल, और निवोली का सत्व तो और ही अच्छा है यदि हमारे किसान भाई निवोली का सत्व बना लेते हैं। इसकी मैं थोड़ा विधि बताऊंगा आपको कि आप 5 किलो निवोली को सुखा करके और कूट कर लें, बारीक कर लें पाउडर, उसको 24 घंटे तक पानी में भिगाएं। और पानी में भिगाने के पश्चात उसको सवेरे कपड़े से, सूती हमारा जो कपड़ा रहता है उससे छान लें, और छानने के बाद 1 बीघा में जो आपने या प्रति हेक्टेयर 25 किलो निवोली का स्प्रे करें। तो निवोली का सत्व ज्यादा कारगर है। चलिए डॉक्टर साहब, जल्दी से संक्षेप में हम टमाटर के बारे में भी जानना चाहेंगे कि टमाटर पर कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है और पहचान और उनका निदान क्या है। तो टमाटर में जैसे मैंने कहा था कि सफेद मक्खी, मच्छर, माहू, तो आपका चूंकि एक ही परिवार के सदस्य हैं। जी। टमाटर, मिर्च और बैगन, इनको एक ही परिवार रखा गया है, तो इनमें एक ही तरह के कीड़ों का प्रकोप होता है। तो जैसे मैंने बताया था उससे किसान भाई, इसमें अलग से एक फल छेदक का प्रकोप होता है। इसके बारे में उनको होना चाहिए। आपने देखा होगा जब मंडी से हम टमाटर घर लाते हैं तो उसमें छेद दिखाई देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टमाटर का फल छेदक कीट। ये कीट नया कीट नहीं है, ये चने की इल्ली है, जिसे हमारे किसान भाई अच्छी तरह जानते हैं। तो ये टमाटर को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये क्या करता है कि ये फूलों पर, पत्तियों पर, कोमल भागों पर अंडे रख देती है। इसकी ये वही तरीका होता है जैसे बैंगन में। लेकिन निदान के बारे में थोड़ा निदान के बारे में कोई अलग नहीं है, क्योंकि क्या है, दोनों के मुखांग खाने वाले भाग एक तरह के हैं,
जी। तो हमको किसान भाई को जो मैंने पहले बताया है बैगन में, उसी तरह से टमाटर की भी टमाटर अपनी का फसल की सुरक्षा हाँ, बस करनी है। इसमें क्या ध्यान रखना है हाँ। कि फेरोमोन ट्रैप क्या है, हाँ। अलग अलग होता है। इस अच्छा। फेरोमोन ट्रैप हर प्रजाति का अलग है साहब। तो किसान भाई को ये ध्यान रखना है कि फेरोमोन ट्रैप का जो उपकरण है वो समान है, लेकिन उसके अंदर लगने वाला जो कैप्सूल है, अच्छा। जिसको हम बाल्ब कहते हैं, हाँ। वो हर प्रजाति का अलग है। अच्छा, मतलब हर कीट का अलग है। तो आपको जहां से खरीदना है उससे बोलना पड़ेगा कि हमको टमाटर की फसल के लिए हाँ, कि फेरोमोन हमको ट्रैप टमाटर में भैया फल छेदक आ रहा है, उसका हमको अच्छा। बाल तो दीजिए। किसान भाई इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। और अभी तक हमने बात की बैगन टमाटर की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं किसान भाइयों, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो पत्तेदार सब्जियों की सुरक्षा कैसे करनी है इस पर हम बात करेंगे। जल्द हाजिर हो रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं सब्जियों में समन्वित कीट प्रबंधन की। डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब हम बात करते हैं मेथी पालक की, किस तरह के कीट इसमें लगते हैं। हमने देखा कई बार पत्तियों में धारियां बन जाती हैं, तो क्या वो कोई कीट का प्रकोप है और कैसे किसान भाई इस कीट से अपनी फसलों को बचाएं? ये बहुत ही अच्छा है। हम देखते हैं कि मेथी की वो धारी सी बनती जी, है। जी, जी। ये कीट को बोलते हैं सर्पेंटाइन लीफ माइनर। अच्छा। ये सर्प के आकार का एक पत्ती सुरंगक कीट है। इस कीट की समस्या मेथी में तो कम है। हम जब कद्दू वर्गियों की बात करेंगे तो उनमें बहुत ज्यादा अच्छा। दिखाई थी। तो ये क्या करता है कि इसकी मादा जो है पत्तियों पर अंडे अपने अंडरूपक को गड़ा करके अच्छा। पत्ती के अंदर अंडे रख देती है। अच्छा। इसके अंडे कहां से जाते हैं? पत्ती के अंदर। और जो इल्ली निकलती है वो इल्ली अंदर ही अंदर हमारा हरा पदार्थ है, जिसे हम पर्णहरिम या क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल कहते हैं जी। उस क्लोरोफिल को खा लेती है। अच्छा। तो इसके खाने के कारण क्या होता है कि हमारा पौधे की बढ़वार रुक जाती है। तो पौधा जब वृद्धि नहीं कर पाता, क्योंकि ये पत्ती वाली सब्जियां हैं, तो इन्हें अच्छा बढ़वार चाहिए हमको, अच्छे पत्ते बनेंगे तभी इनके हमको बाजार में मूल्य मिलेगा। और इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, क्योंकि इसमें पत्तियां बनती हैं तो हमारा जो उपभोक्ता है हाँ, वो बाजार में अच्छे दाम नहीं देता। बिल्कुल। तो इसलिए हमको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही हमको इसके लक्षण शुरू में दिखाई देते हैं, तो मैंने पूरे बताया था कि आप निबोली का सत या नीम तेल, ठीक है। क्या है, नीम में इतनी शक्ति है कि वो कई तरह से कीड़ों को मारता है। अच्छा। जब हम उसका स्प्रे कर देते हैं तो इसकी मादा अंडे देने के लिए उसको सुरक्षित नहीं मानती। अच्छा। क्यों? कीड़ों की ये विशेषता है कि वो वहीं अपने अंडे रखते हैं जहां जानते हैं कि हमारी आने वाली संतति पूर्णतः सुरक्षित रहेगी। अन्यथा वो दूसरी जगह चले जाते हैं, अपना स्थान बदल देते हैं। तो ये बात का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम एक बार सर हमारे किसान भाइयों को और बता दीजिए, छिड़काव कब करना है? फसल लगने के कितने दिन बाद हमें छिड़काव कर देना नहीं, चाहिए? छिड़काव का मतलब ये कभी नहीं करना। अच्छा। जब आप लगने लगे कि यहाँ पर कीटों का आपको प्रकोप सबसे होगा। पहली बात है कि हमारे किसान भाई जो फसल लगाई है, अपने सब्जियों की बात कर रहे हैं, कोई फसल लगाई है, आप निरंतर उसका निरीक्षण करते रहे। ठीक है। जब भी कीड़ों का प्रकोप दिखाई देता है आपको, तभी हमको दवा डालना है। अच्छा। और दवा डालने का एक ये है कि हमको किसान भाई को एक ध्यान रखना है कि दवा के लिए पानी की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। जो हम देखते हैं कि किसान कम कर देता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर कम से कम 500 लीटर पानी तो आपका लगना चाहिए, जिससे पौधे अच्छे भी। जब पौधा पूर्णतः दवा से भीग जाएगा, तभी घोल से भीग जाएगा, तो कीड़ों का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से होगा। ठीक बात। तो मेथी पालक में निदान के यही तरीके यही हैं तरीके कुछ और? यही जी, जी।
चलिए धनिया की अब हम बात करते हैं। धनिया की फसल भी हमारे किसान भाई बड़े पैमाने पर लेते हैं, तो इसमें कौन सा कीट प्रकोप करता है और फिर उसको हम कैसे अपनी फसल इस कीट से बचाएं? बहुत अच्छी है कि हमारे ज़िले में विशेष करके हमारा जो सिरौंज ब्लॉक है, लटेरी ब्लॉक है, इसमें हमारे किसान भाई रबी में बहुत अधिक धनिया की खेती करते हैं। तो धनिया की में क्या है, एक माहू आता है। हाँ। उस माहू तो सभी तरह के, लेकिन माहू की कई प्रजातियां हैं। इसमें काला वाला माहू आता है। अच्छा। काला माहू तो मसूर में भी आता है, लेकिन मसूर से अलग तरह का माहू है वो। तो हमारे किसान भाइयों क्या करना है, अपनी फसल की निरीक्षण करते रहना है। ये से ये माहू आपको दिखता है, ये माहू पत्तियों से रस चूसते हैं। अच्छा। रस चूसने के कारण क्या होता है, हमारी पत्तियां कुकड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं, छोटी रह जाती हैं, तो फिर फूल और फल अच्छे नहीं आ पाता। फूलों से भी रस चूसते हैं जी। जब हमारे पौधे जो फल जो शुरुआती वृद्धि अवस्था में होते हैं, मुलायम होते हैं, तो ये फलों से भी रस चूसते हैं, तो फल बहुत छोटे रह जाते हैं, दाना बोल्ड नहीं बनता। जी, जी, जी। तो उसकी बाजार में भी कीमत नहीं रहेगी आपकी। तो किसान इसका निरीक्षण करता रहे और दवाई की व्यवस्था करें। दवाई में मैंने जैसे पहले कहा कि हम जैविक की बात करते हैं, जी, जी। कि निवोली के सत्व डालो आप, नीम तेल का उपयोग करो आप, और आप बेवरिया बेसियाना का उपयोग कर सकते हैं, बीटी पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि रासायनिक दवाई की आवश्यकता आती है तो रासायनिक दवाइयों में मैंने पूरे बताया, दोबारा फिर बताता हूं आपको, ध्यान रहे कि थायोमिथोक्जिम 25 WG 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर, एसिटामिप्रिड 20 SB 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर, क्लोथियानिडिन 20 DWG 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर। इन दवाइयों में से किसी एक दवा को आप स्प्रे कर दीजिए। अगर आपको दोबारा स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है तो आप इनमें से कोई एक दवा बदलिए। अगर आप बदल के दवाइयाँ डालते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी एक ही दवाई का छिड़काव बार बार नहीं करना है किसान भाइयों। जो 3 नाम बताए उनमें से आप अलग अलग बदल के, अगर लग रहा है कि कीटों का प्रकोप ज्यादा है तो उनका छिड़काव, पानी की मात्रा वही 500 600 कर देंगे, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। लेकिन 400 नहीं नहीं होना करें। चाहिए। इससे क्या होता है, कीड़ों में रेजिस्टेंस प्रतिरोधता आती है और हमारा नियंत्रण हमको जो वास्तव मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हाँ, चल मटर की बात कर लेते हैं। अब सबसे बढ़िया सब्जी होती है सर्दियों की, बिना मटर के कोई सब्जी नहीं बनती। तो कैसे मटर की फलियों में हम देखते हैं इल्लियां आ जाती है, या और क्या कीट इसमें आते हैं और कैसे फसल बचाएं किसान भाई से? मटर क्या है, मटर हमारी दलहनी फसल है। तो मटर हमको रबी में खेती करना है। तो मटर में मुख्य रूप से 2 कीड़ों का प्रकोप होता है। एक होती है तना मक्खी और एक होता है फल छेदक। अच्छा। तना मक्खी जो है शुरुआती अवस्था में आती है। जैसे अभी किसान भाई रबी में जो केवल मटर की सब्जी के लिए खेती कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादातर लें अर्किल या अन्य वैरायटी किस्मों की बोनी कर दी है। तो उन किसान भाइयों को अपने खेतों को बिल्कुल निरीक्षण करते रहना चाहिए। अच्छा। कि शुरू में ही तना मक्खी आती है। तना मक्खी क्या करती है, इसकी मादा जहाँ पर कोमल भाग है वहाँ पर अंडे रख देगी और इल्ली जैसे ही निकली वो तने के अंदर प्रवेश कर जाती है। अच्छा। और तने को ऊपर से नीचे की तरफ खाती है। तो इससे क्या होता है, तना हमारा सूख जाता है। जब तना हमारा सूख जाएगा तो फिर हमको फसल से कोई उत्पादन नहीं मिलने वाला। बिल्कुल। अब कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और संक्षेप में पत्ता गोभी और फूल गोभी, ये भी अहम सब्जियां सर्दियों के मौसम की। तो इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में। हाँ, पत्ता गोभी में एक सबसे खतरनाक जो कीट तो बहुत आते हैं, लेकिन एक कीट बहुत खतरनाक आपने देखा होगा, जब हम पत्ता गोभी को खोलते हैं तो उसमें आपको गैलरी नालियां बनी हुई दिखी देती हैं, सुरंग बोलते हैं इनको। तो इसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में डायमंड बैकमोथ। अच्छा। शॉर्ट में किसान भाई जानते हैं कि DVM है। ये जो कीट है ये बहुत ही खतरनाक कीट है हमारा पत्ता गोभी और फूल गोभी के लिए। और ये साधारणतः कीटनाशकों से बहुत देरी से नियंत्रित होता है। अच्छा। तो ये क्या करता है, ये फूलों में अंदर बैठ के इल्ली फूलों को खाती रहती है। जब पत्ता गोभी की बात आती है तो पत्ता गोभी में ये छेद कर देती है, अंदर प्रवेश करके गैलरी बना के, नालियां बना के, सुरंग बना के खाती रहती है। इसके नियंत्रण के लिए यदि किसान भाई वो करता है क्या, कीटनाशकों विशेष करके जैविक कीटनाशकों में बैसिलस थुरिंजिन्स बैक्टीरिया है, भूमिगत जीवाणु है, इसका बाजार में दवाइयाँ उपलब्ध हैं जी जैविक। आपको इसका स्प्रे करना है। अच्छा। इसका स्प्रे करने से इस कीट में प्रतिरोधकता नहीं आती। अच्छा। और दूसरा क्या होता है, ये कीट अपने आप में चेंज करके मरता नहीं है। फिर रसायनों से ऐसा होता है, लेकिन जैविक से ऐसा नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया बीमार कर देता है उसको और मर जाता है। और रसायन में आपको डालना है तो एक दवाई और नई आ गई है, क्लोरेंट्रापिनॉल है। आप 100 ml इसका उपयोग कर सकते हैं। और फ्लूवेंडामाइड है 100 से 125 ml इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम इसको
नियंत्रित कर लेते हैं। जी जी, चलिए तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों की ये बहुत अहम जानकारी दी अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आज डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग जी ने। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कृषि दर्शन में शामिल हुए, इतने अहम मुद्दे पर आपने हमारे किसान भाइयों को जानकारियां दी। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार। धन्यवाद किसान भाइयों। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश में रबी बुवाई 622 लाख हेक्टेयर में होगी। 77 लाख किसानों के खाते में डाले 1540 करोड़ रुपए। प्रदेश में 263 लाख टन होगा खरीफ उत्पादन। गुलाब की करें देखभाल और SRI से उगाएं गेहूं। और अब खबरें विस्तार से। देश में इस वर्ष रबी फसलों की बुवाई का सामान्य क्षेत्रफल 622 लाख 10 हजार हेक्टेयर रखा गया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष रबी की बुवाई अब तक 21.37 लाख हेक्टेयर में हो पाई है। तिलहनी फसलों में सरसों की बुवाई 14.48 लाख हेक्टेयर में हो गई है। सरसों का कुल सामान्य क्षेत्र 59.44 लाख हेक्टेयर है। देश में रबी में तिलहनी फसलों का कुल क्षेत्र 75.45 लाख हेक्टेयर है। वहीं गेहूं का सामान्य रकबा 303 लाख 6 हजार हेक्टेयर और चना क्षेत्र 92 लाख 77 हजार हेक्टेयर है। कई प्रदेशों में मानसून लंबा खिंच जाने के कारण खरीफ फसलों की कटाई प्रभावित हुई है। इस कारण रबी फसलों की अगेती बुवाई भी पिछड़ गई है। दीपावली के बाद बुवाई में तेजी आएगी। मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 की तुलना में अब तक 3 गुना उत्पादन बढ़ा है। देश एवं प्रदेश के अन्नदाताओं की मेहनत से अनाजों के गोदाम भरे पड़े हैं। यह विचार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की द्वितीय किश्त 77 लाख किसानों के खाते में 1540 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से डालते हुए व्यक्त किए। यह कार्यक्रम भोपाल में राजस्व विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें झाबुआ से वर्चुअली राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जुड़े। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से एक साल में कृषकों को 10,000 रुपए मिल रहे हैं, जो छोटे किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि खेती के लिए सबसे जरूरी पानी की व्यवस्था सरकार कर रही है। राज्य में सिंचाई क्षमता 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 42 लाख हेक्टेयर कर ली गई है। वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए विविधीकरण जरूरी है। उन्होंने खाद के संबंध में भी कहा कि कमी नहीं होने दी जाएगी। वैसे DAP का विकल्प NPK है, जिससे खाद की पूर्ति की जा सकती है। उन्होंने स्वामित्व योजना को लाभकारी बताया तथा कहा कि खातों का शुद्धिकरण अभियान 1 नवंबर से चलेगा। मध्य प्रदेश में मानसून की सामान्य वर्षा तथा मौसम की अनुकूलता के कारण इस वर्ष 263 लाख टन खरीफ उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, जबकि बुवाई 148 लाख 35 हजार हेक्टेयर में हुई है। कृषि विभाग के प्रथम अग्रिम उत्पादन अनुमान के मुताबिक राज्य में अनाज फसलों का कुल रकबा 58.49 लाख हेक्टेयर है तथा उत्पादन 176.37 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें मुख्यतः मक्का का 51.42 लाख मीट्रिक टन, धान 113.21 लाख मीट्रिक टन एवं बाजरा का 8.40 लाख मीट्रिक उत्पादन शामिल है। राज्य में दलहनी फसलों की बुवाई 21.38 लाख हेक्टेयर में हुई है तथा उत्पादन 14.96 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें मुख्यतः तुअर का 5.47, उड़द 8.47 लाख मीट्रिक टन एवं मूंग का उत्पादन 99,000 मीट्रिक टन होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में कुल अनाज तथा दलहनी फसलें 79.87 लाख हेक्टेयर में बोई गई हैं, जिसका उत्पादन 191.33 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार राज्य में तिलहनी फसलों की बोनी 62.32 लाख हेक्टेयर में हुई है तथा उत्पादन 191.33 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। इसमें मुख्यतः सोयाबीन का उत्पादन 55.28 लाख मीट्रिक टन, मूंगफली 6.01 लाख मीट्रिक टन एवं तिल का उत्पादन 1.06 लाख मीट्रिक टन शामिल है। कपास का उत्पादन 9.19 लाख टन होने का अनुमान है। फूलों के राजा गुलाब की उचित समय पर देखभाल जरूरी है। वर्तमान परिस्थितियां कीटों के लिए अनुकूल चल रही हैं। गुलाब की पत्तियों पर माहों तथा थ्रिप्स दोनों का असर कई बार होता है। कीट का प्रकोप पत्तियों के बाद फूलों पर भी हो सकता है। ये कीट पत्तियों से रस चूसकर तथा पत्तियों को खरोचकर पौधों की भोजन संचार व्यवस्था में अवरोध डालते हैं तथा फूलों के आकार, रंग सभी पर विपरीत असर करते हैं। इसके नियंत्रण के लिए रोगर अथवा मेलाथियान दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें। थ्रिप्स के उपचार के लिए भी उपरोक्त छिड़काव से लाभ होगा। रोगर की उपलब्धता नहीं होने पर मेटासिस्टॉक्स 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें। इससे गुलाब सुंदर और स्वस्थ रहेगा।
SRI विधि से खेती करने पर कम बीज दर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है और उपज 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। पौधों के बीच 20 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे का अंतर रखा जाता है। 2 से 3 बार खरपतवार निकासी एवं बीडर या कुदाली से की जाती है। फसल की देखभाल सामान्य गेहूं की फसल की तरह से की जाती है। गत वर्षों में भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में जिन किसानों ने इस विधि से गेहूं की खेती की, उनकी उपज में वृद्धि हुई है। खेत की तैयारी सामान्य गेहूं की तरह कर सकते हैं। गोबर खाद 50 क्विंटल अथवा 10 क्विंटल केंचुआ खाद प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में प्रयोग करें। बीजों को 20 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी पर लगाया जाता है। बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसके लिए एक पतले कुदाल या देसी हल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2.5 से 3.70 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाते हैं और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बीज डालते हैं। इसके बाद मिट्टी से ढक देते हैं। जिस जगह बीज अंकुरित नहीं होता वहां 7 दिन बाद नया बीज लगा दें। बुवाई के 15 दिनों के बाद एक सिंचाई देना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद से पौधों में नई जड़ें आना शुरू हो जाती हैं। सिंचाई के बाद 100 किलोग्राम यूरिया एवं 10 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में मिलाकर छींट दें। सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद जब खेत चलने लायक हो जाए तो पतले कुदाल या कोनो वीडर चलाकर मिट्टी को कतारों के बीच ढीला करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।